नमस्कार दोस्तों, मैं रक्षित आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जो ये वीडियो है ये एजुकेशनल पर्पस वीडियो है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि फैमिली पेंशन कैसे बनती है। इससे पहले मैंने वीडियो बनाए थे, आप देख सकते हैं बटन पर क्लिक करके। एक मैंने बनाया था कि पेंशन पूरी कैसे कैलकुलेट होती है। जो रिटायरमेंट व्यक्ति हो जाता है या फिर जिनके 80 साल हो जाते हैं, वो पूरा मैंने उस वीडियो में सब कुछ समझा रखा है, रिटायरमेंट, ग्रेजुएटी, सब कुछ। और एक वीडियो मैंने बना रखा था कम्यूटेशन का, और एक और वीडियो है वो है जीपीएफ का। आप आई बटन पे क्लिक करके वो तीनों वीडियो आप देख सकते हैं अगर आप जानना चाहते हैं। तो ये वीडियो में जो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, फैमिली पेंशन कैसे बनती है। अगर किसी व्यक्ति की इन सर्विस डेथ हो जाती है, यानी वो जॉब कर रहा है और सडनली उसकी डेथ हो जाती है, तब कैसे फैमिली पेंशन बनाते हैं, उसकी वाइफ को कैसे देते हैं फैमिली पेंशन, क्या क्या फॉर्म भरे जाते हैं और कैलकुलेशन कैसे होती है इसकी। एक तो ये चीज़ मैं बताऊंगा। दूसरा मैं बताऊंगा कि अगर रिटायरमेंट के बाद डेथ हो जाती है, अगर रिटायरमेंट के बाद डेथ हो रही है, तब कैसे फैमिली पेंशन रिलीज होती है, क्या इसके फॉर्म होते हैं, क्या करना पड़ता है, कि कौन से फॉर्म सबमिट करने पड़ते हैं पेंशन डिपार्टमेंट में, जिससे फैमिली पेंशन दी जा सके नॉमिनी को, वाइफ को। तो ये वीडियो में पूरी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में, पूरा ये जो मेरा वीडियो ये फैमिली पेंशन पर ही है, आप ध्यान से देखते रहिएगा। और ये जो मैं पूरी कैलकुलेशन और फॉर्म कौन कौन से चाहिए, ये सब मैं बातें आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और लैपटॉप में भी करके बताऊंगा पूरी कैलकुलेशन और कौन कौन से फॉर्म है। तो चलिए शुरू करते हैं लैपटॉप की तरफ और पूरी जानकारी लेते हैं कि कैसे फैमिली पेंशन रिलीज करी जाती है और कैसे हम बनाते हैं। चलिए आइए दोस्तों, मैं अब लैपटॉप की तरफ आ गया हूँ। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि अगर कोई पेंशनर की इन सर्विस डेथ हो जाती है, तब उसकी वाइफ को क्या फॉर्म भरने पड़ते हैं, कैसे डिपार्टमेंट उसके फॉर्म भरवाता है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले इन सर्विस पेंशनर की डेथ हो गई है और उसके बाद वाइफ को पेंशन मिलेगी, तो क्या क्या फॉर्म उसे भरने हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको कंटेंट दिखा देता हूँ कि क्या क्या उन्हें फॉर्म देना पड़ता है। जैसा आप इंस्टीट्यूट का नाम देख रहे हैं सबसे ऊपर, ये सरकारी इंस्टीट्यूट है। तो उन्हें सबसे पहले एक लेटर बनाना पड़ता है। ये लेटर बनाना पड़ता है कि ये चीज़ें आपको सबमिट करनी है। तो क्या क्या चीज़ें ये मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले है डेथ सर्टिफिकेट। डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा पेंशनर का उसकी वाइफ को। फिर देना पड़ेगा लास्ट पे सर्टिफिकेट, यानी लास्ट पे, यानी पेंशनर ने जो लास्ट पे सैलरी ली है उसका लास्ट पे सर्टिफिकेट। ये मैं दिखाऊंगा आपको फॉर्म, ये सब। सर्विस बुक वॉल्यूम 1 अलॉन्ग विद लीव अकाउंट, ये आपको देना पड़ेगा। फॉर्म 18 डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी नॉमिनेशन फॉर्म। डिटेल ऑफ फॉर्मली फॉर्म 3 देना पड़ेगा। 2 कॉपीज ईच ऑफ फाइट आइडेंटिफिकेशन मार्क एंड स्पेसिफिक सिग्नेचर इन ओरिजिनल ड्यूली असिस्टेड, ये आपको कॉपी देनी पड़ेगी। लिस्ट ऑफ लेफ्ट हैंड थंब फिंगरप्रिंट इंप्रेशन ऑफ द क्लेमेंट, ये फॉर्म आपको देने पड़ेंगे। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि सबसे पहले आपको फॉर्म कौन सा देना है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ फॉर्म 18। ये फॉर्म है, ये फॉर्म भरना पड़ेगा फैमिली पेंशनर को। तो फॉर्म 18 में क्या है, फॉर्म ऑफ असेसिंग एंड अथॉरिटी द पेमेंट ऑफ फैमिली पेंशन एंड देन ग्रेजुएटी व्हेन ए गवर्नमेंट सर्वेंट डाइज वाइल इन सर्विस। जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट सर्वेंट की डेथ हो गई है इन सर्विस, तो सबसे पहले ये आप फॉर्म 18 भरना पड़ेगा। ये पेमेंट ऑथराइज की जाती है फैमिली पेंशन की डेथ ग्रेजुएटी की। तो ये वाला फॉर्म 18 है वो, ये फॉर्म है डेथ ग्रेजुएटी का और फैमिली पेंशन रिलीज का। अगर किसी पेंशनर की इन सर्विस डेथ हो गई है तो यहाँ पे नेम ऑफ द डिसीज गवर्नमेंट सर्वेंट, जो मर चुका है उसका यहाँ पे नाम आएगा, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ, कौन सा रिलीजन, ये सब भरेगा वो, कौन सा डिपार्टमेंट है, क्या डेजिग्नेशन थी उसकी, और पे बैंड उसका क्या था, कौन से लेवल का था, और बेसिक पे क्या थी उसकी, ये। और ये ऑफिस में जाएगा जहाँ से पेंशन डील हो रही है, वहाँ पे उसका नाम आता है। और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, डेट ऑफ डेथ, ये सब भरा जाएगा। और यहाँ पे नीचे नीचे अगर कुछ दिख रहा है तो उसको भरेगा, नहीं तो वो एन ए करेगा। तो एक ये फॉर्म है, इसके बाद ये दूसरा भी है एक और, फॉर्म 18 ही है वो, ये वाला, सर्विस क्वालिफिकेशन ऑफ डेथ ग्रेजुएटी, ये सब नील 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 आएगा। यहाँ पे क्वालिफाइंग सर्विस, कितने साल की सर्विस थी पेंशनर की जो डेथ हो गई है, बेसिक पे उसकी टोटल, यहाँ पे एक ग्रेजुएटी,
एमुलमेंट रिकॉग्निशन ऑफ डेथ ग्रेजुटी। जैसे मैंने आपको बताया ये जो फॉर्म है ये डेथ ग्रेजुटी का, ये नहीं डेथ ग्रेजुटी जो आज पेंशनर है उसने कितने साल की सर्विस करी उसकी पूरी कैलकुलेशन होती है डेथ ग्रेजुटी की, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मैं आपको नोटिंग में भी दिखाऊंगा, जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो उसमें भी मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे इसकी कैलकुलेशन होती है। तो ये तो मैं अभी फ़िलहाल आपको फॉर्म दिखा रहा हूँ कि कौन से फॉर्म भरने पड़ते हैं। फॉर्म 18 जैसे मैंने आपको दिखा रहा हूँ ये फॉर्म है डेथ ग्रेजुटी का, ये भरना पड़ता है। डिटेल ऑफ नॉमिनी टू हुम डेथ ग्रेजुटी इज पेबल, किसे हम डेथ ग्रेजुटी देंगे, इनकी वाइफ को। तो ये वाइफ क्लेम कर रही है डेथ ग्रेजुटी का पार्ट पूरी 100%। तो ये उसका यहाँ पे एड्रेस क्या है, उसका रिलेशन वाइफ है, डेट ऑफ बर्थ उसकी। तो ये फिर एक और है फॉर्म 18, फॉर्म 18 का ही पे पार्ट है। उसके बाद डेथ ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, यहाँ पे डेथ सर्टिफिकेट रिसीव्ड ऑन इतनी तारीख को रिलीज हुआ, और डिटेल ऑफ पेमेंट ऑफ फैमिली पेंशन, ये कितनी पेंशन उसकी बढ़ी हुई थी और कौन सी नॉर्मल रेट है वो यहाँ पे आती है, पीरियड कब से कब तक मिलेगी, और यहाँ पे एड्रेस पूरा जहाँ पे परमानेंट एड्रेस, और नीचे हेड ऑफ ऑफिस वो सिग्नेचर करता है। तो ये फॉर्म 18 है डेथ ग्रेजुटी का। ये जो नॉमिनी है या वाइफ है वो ये भरती है फॉर्म। ऑफिस वाले भी भरवा देते हैं, अगर उन्हें नहीं पता तो ये फॉर्म भरा जाता है फॉर्म 18। तो ये मैंने आपको बता दिया फॉर्म 18 भरा जाएगा। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ और क्या उसके बाद कौन सा फॉर्म, एक फॉर्म 3 भी भरा जाएगा। ये फॉर्म 3 है, सी रूल 54/12 डिटेल ऑफ फैमिली। इसमें जो वाइफ है वो अपने बच्चों के या फिर फैमिली मेम्बर्स है उसके नाम यहाँ पे मेंशन करती है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे उसका पूरा नाम वाइफ का, यहाँ पे उसके नेम ऑफ द मेंबर्स ऑफ फैमिली गायत्री ये सब, डॉटर ये अपने बच्चों के नाम यहाँ पे साइन नीचे, और यहाँ पे कौन सा इंस्टीट्यूट है या फिर कौन सा डिपार्टमेंट। तो ये फॉर्म 3 भी भरा जाता है, ये भी याद रखें, ये भी भरा जाएगा फॉर्म 3। फिर आता है फॉर्म 12। फॉर्म 12 भी भरते हैं जो वाइफ है वो पेंशन ले रही है, पेंशन लेना चाहती है, फॉर्म 12 भी भरा जाएगा। फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द ग्रांट ऑफ डेथ ग्रेजुटी ऑन द डेथ ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, फॉर्म 12 भी भरना पड़ता है। टू बी फिल्ड इज सेपरेट ईच क्लेमेंट इन केस ऑफ द क्लेमेंट इन माइनर, द फॉर्म शुड बी फिल्ड इन द बाय द गार्जियन इन बिहाफ। इसमें ऊपर डिजीज गवर्नमेंट सर्वेंट जो मर गया उसका नाम, डेट ऑफ डेथ उसकी, कौन सा इंस्टीट्यूट था, कौन सा डिपार्टमेंट, नेम एंड अदर डिटेल, ये इनकी वाइफ का नाम, डेट ऑफ बर्थ ये, और इन द केस ऑफ क्लेमेंट इज माइनर है तो ये माइनर नहीं है, तो यहाँ पे एन आएगा। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट आईएफएससी कोड के सहित जिसमें वो पेमेंट लेना चाह रही हैं, पेंशन लेना चाह रही हैं यहाँ पे, और नीचे अपने साइन। तो एक फॉर्म 12 भी भरा जाता है, ये भी एप्लीकेशन फॉर्म है डेथ ग्रेजुटी का, एक ये फॉर्म भरा जाएगा। फिर आता है फॉर्म 14। फॉर्म 14 भी भरा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्म है फॉर्म 14, द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फैमिली पेंशन ऑफ डेथ ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट पेंशनर एंड फैमिली पेंशनर। ये भी फैमिली पेंशनर को फॉर्म 14 भरना जरूरी होता है, ये भी एक प्रोसेस करता है फैमिली पेंशन देने के लिए। फॉर्म 14 लिखा भी है फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर फैमिली पेंशन ऑफ ए डेथ गवर्नमेंट सर्वेंट, या तो सर्वेंट पेंशनर भरेगा आफ्टर रिटायरमेंट या फिर फैमिली पेंशनर। तो फॉर्म मेन जो है फैमिली पेंशनर ही फॉर्म 14 भरता है। इसमें उसका नाम, कौन सा इंस्टीट्यूट, डेट ऑफ डेथ, फिर नॉमिनी क्लेम इसकी वाइफ, डेट ऑफ बर्थ, ये भी अगर डेथ हो गई है पेंशनर की तो फिर उसकी वाइफ क्लेम करती है। ये इन सर्विस का बता रहा हूँ, अगर इन सर्विस डेथ हो गई, ये जो भी फॉर्म जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इन सर्विस वाले, अगर इन सर्विस में पेंशनर की डेथ हो जाती है उसके बाद वाइफ को जो फॉर्म भरने पड़ते हैं वो ये फॉर्म भरने पड़ते हैं, ये मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद नाम, यहाँ पे पोस्टल एड्रेस, ये सब भरा जाएगा। यहाँ पे NA, डेट ऑफ विडो है, चिल्ड्रन डिपेंडेंट, ये NA अगर नहीं है तो, अकाउंट, PSR कोड, IFSC कोड सब, यहाँ पे नीचे साइन, मोबाइल नंबर, आधार है तो वो भी आप डाल देंगे, सिग्नेचर, 2 विटनेस, यहाँ पे 2 विटनेस के सिग्नेचर चाहिए होते हैं, कोई भी कर सकता है। तो एक ये फॉर्म 14 है, ये भी भरना है, भरा जाता है वाइफ के थ्रू या फिर नॉमिनी जो है। उसके बाद और क्या चीज़ देनी पड़ती है ये भी बताता हूँ। एक आधार कार्ड आप देंगे, आधार कार्ड की कॉपी,
ये आधार कार्ड की कॉपी देंगे आप। उसके बाद बैंक पासबुक की कॉपी, जिस अकाउंट में आप पेंशन लेना चाहती हैं। वाइफ अपना बैंक पासबुक की कॉपी देंगी। उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डेथ सर्टिफिकेट देना होगा वाइफ को। अगर वाइफ को नहीं पता तो वो अपने बच्चों के साथ आ सकती है डॉक्यूमेंट्स जमा करने। वही फॉर्म भरे जाएंगे। वैसे डिपार्टमेंट वाले ही भरवा देते हैं फॉर्म, वो ज़्यादा हेल्प कर देते हैं डिपार्टमेंट वाले। वाइफ से पूरे फॉर्म भरवा के फिर नीचे साइन करवा के वो खुद ही सबमिट कर देते हैं पेंशन विभाग को। तो ये डेथ सर्टिफिकेट भी देना होता है फैमिली पेंशनर को। और दूसरा, वो मेडिकल लेना चाह रही हैं या नहीं लेना चाह रही हैं, या वो 1,000 रुपये या 500 रुपये जो भी फिक्स मेडिकल अलाउंस होता है वो लेना चाह रहे हैं, या फिर फैसिलिटी लेना चाह रही हैं। तो एक ये एप्लीकेशन भी लिखनी पड़ती है पेंशन विभाग को कि फिक्स मतलब उन्हें सेवाओं का लाभ नहीं लेना, उन्हें 1,000 रुपये चाहिए। यानी जो भी चिकित्सा भत्ता है वो लेना चाह रहे हैं, वो मेडिकल फैसिलिटी नहीं लेना चाहेंगे। तो एक ये भी बताना पड़ता है। दूसरा, आइडेंटिफिकेशन मार्क होते हैं, इसमें हाइट लिखी जाती है। पर्टिकुलर ऑफ हाइट एंड पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, ऊपर वाइफ का नाम, लेट ऑफ जो भी इसका डेजिग्नेशन है, और 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क वो लिखे जाते हैं, और हाइट लिखी जाएगी कितनी है। दूसरा, लास्ट पे सर्टिफिकेट देना होता है। ये तो जहाँ से पेंशन रिलीज़ या फिर जहाँ जिस डिपार्टमेंट के अकाउंट ऑफिस में वहाँ से ये लास्ट सर्टिफिकेट मिल जाता है। ये तो खुद ही डिपार्टमेंट बना के भेजता है लास्ट सर्टिफिकेट। जब फैमिली पेंशन केस बनता है तो कितनी उसकी लास्ट जब उसने रिसीव करी टोटल बेसिक लास्ट, वो सब सर्टिफिकेट में दिया होता है, ये देना पड़ता है। दूसरा, लाइफ सर्टिफिकेट देंगे वो। जैसा आपको पता है कि हर एक साल नवंबर या दिसंबर में लाइफ सर्टिफिकेट देना होता है। तो उसी टाइम जब फैमिली पेंशन के फॉर्म आते हैं डिपार्टमेंट को, तो वाइफ को लाइफ सर्टिफिकेट भी देना होता है। तो उसी टाइम वो लाइफ सर्टिफिकेट भी सबमिट कर दे तो अच्छा है। तो लाइफ सर्टिफिकेट भी आप दे सकते हैं और देना ज़रूरी है। उसके बाद पैन नंबर देना है आपको। फ़ोटोज़, 2 फ़ोटोज़ देनी है आपको, या तो आप चिपका के दे दें या फिर एक लिफाफे में फ़ोटो दे सकते हैं, और वो भी अंडर साइन फ़ोटो में करे हुए, ताकि आप वेरीफाई करें। फिर स्पेसिमेन सिग्नेचर चाहिए। 2 नीचे सिग्नेचर होते हैं यहाँ पे, एक ये भी देना होता है, वो भी अटेस्टेड हुआ हुआ। थंब इम्प्रेशन, लेफ्ट हैंड फिंगर थंब, मान लो किसी को सिग्नेचर नहीं आ रही करने, तो वो थंब इम्प्रेशन के थ्रू भी अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। और दूसरा, ये अंडरटेकिंग होती है कि अगर हम पेंशन देते हैं, अगर हम वाइफ को किसी को पेंशन दे रहे, तो अगर पेंशन ज़्यादा चली जाती है, फिर आगे कुछ रिकवर करना हो, तो उसमें फैमिली पेंशन को कोई आपत्ति नहीं होगी। तो ये भी हम अंडरटेकिंग, ये तो हम ही भरवाते हैं, अंडरटेकिंग तो हम खुद ही भरवाते हैं। अगर हम पेंशन बना रहे हैं तो हम खुद ही भरवाएंगे, ये हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो फिलहाल जो मेन फॉर्म है जो मैंने आपको बताया, एक आधार कार्ड जमा करना पड़ता है वाइफ को, बैंक पासबुक की कॉपी, दूसरा डेथ सर्टिफिकेट, आइडेंटिफिकेशन मार्क, अगर, और फिर ये चिकित्सा भत्ता, लाइफ सर्टिफिकेट भी दे दें तो अच्छा है, बहुत बढ़िया है। पेंशन, वो पैन कार्ड और फ़ोटोज़। तो ये सब फॉर्म भरने पड़ते हैं। अगर किसी फैमिली पेंशनर को नहीं पता कि ये फॉर्म भरे जाते हैं, तो वो मेरे को कमेंट करके भी पूछ सकते हैं कि कौन कौन से फॉर्म भरे जाते हैं। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कैलकुलेशन कैसी होती है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि फैमिली पेंशनर को कौन से फॉर्म सबमिट करने पड़ते हैं अगर इन सर्विस डेथ हो गई है पेंशनर की। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि पेंशन की कैलकुलेशन कैसे होती है किसी फैमिली पेंशनर की। ये सब फॉर्म सबमिट कर दिए गए हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ एक एग्जांपल के तौर पे। ये फॉर्म सबमिट कर दिए गए पेंशन विभाग के पास, और पूरी कैलकुलेशन शीट ऐसे आती है जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे कैलकुलेट होती है पेंशन। तो इनका नाम है संजू परमार, एक फैमिली पेंशनर है। जन्म तिथि इनकी ये, नियुक्ति की तिथि इनकी ये थी, मृत्यु की तिथि यानी 10/12। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किसी पेंशनर की या फिर इन सर्विस डेथ हो गई है तो उसके अगले दिन से फैमिली पेंशन बनना स्टार्ट होती है। यानी इनकी डेथ हुई
दिनेश दिनेश परमार की डेथ हुई 10/12/2020 को, तो उसके पेंशन जो शुरू होगी वो अगले दिन से स्टार्ट होगी 11/12 से। अगर एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर इसकी पेंशन 11/12/2020 से स्टार्ट है और इसका अगर पेंशन केस डिपार्टमेंट के पास अभी आ रहा है, मार्च में आ रहा है, मार्च 2021 में आ रहा है, तो 11/12 से लेके और अब तक मार्च तक का पूरा एरियर बना के देंगे पेंशन विभाग वाले। तब उसके आगे पेंशन जो जो बनती रहेगी हर एक महीने। तो अगर उन्होंने आपका एरियर नहीं दिया है, लेट चल रहा है, तो जब से डेथ हुई है उसके बाद से और अब तक का पूरा एरियर बना के देंगे, तब कैलकुलेट होगा। तो फिलहाल इसकी पेंशन कैसे बनती है ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, मृत्यु की तिथि है तो उसके अगले दिन से ही पेंशन स्टार्ट हो जाएगी। ये इसकी सेवा की अवधि है 21 साल। जो मूल वेतन है, जैसे मैंने आपको एक और चीज़ मैं आपको दिखा लेता हूँ इस फॉर्म में, कैलकुलेशन शीट। ये फैमिली पेंशनर को देनी नहीं होती है, डिपार्टमेंट वाले खुद ही बना के देते हैं। अब देखिए कैसे कैलकुलेट होती है, मैं आपको बताता हूँ। मूल वेतन कितना था? 33,000। लास्ट पे ड्रॉन, जैसा मैंने आपको दिखाया था कि लास्ट पे सर्टिफिकेट जो है, लास्ट पे सर्टिफिकेट, ये लास्ट पे सर्टिफिकेट, इसके थ्रू ही हम पता लगा लेते हैं कि लास्ट पे बेसिक पेंशन कितनी थी। तो बेसिक पे जैसे मैंने आपको लिखा है 33,000 थी, तो यहाँ पे 33,000 ही है और लेवल 3 है उसका। और डेथ ग्रेजुटी कैसे कैलकुलेट है, मैंने आपको एक फॉर्म दिखाया था जिसमें मैं डेथ ग्रेजुटी का बताया था, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। डेथ ग्रेजुटी का फॉर्म होता है जो पेंशनर, जो अकाउंट वाले देते हैं, वो शायद मैंने डिलीट ना कर दिया, अभी यहीं से मैं दिखा लेता हूँ। अगर फॉर्म 18 है, फॉर्म 18 है, अब मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ। फॉर्म 18 है वो जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, उसमें ये डेथ ग्रेजुटी का ही है, इसमें डेथ ग्रेजुटी ही कैलकुलेट होती है। ये देखिए, जैसे मैंने आपको दिखा रहा था फॉर्म 18 है वो जिसमें डेथ ग्रेजुटी कैलकुलेट होती है। ये आप नीचे देख रहे हैं, उन्होंने कैलकुलेशन करके दी है 33,000 प्लस उसमें 17% डी है, ये आ गया 38,610। फिर इसको हम इंटू कर देते हैं। ये मैं आपको इसकी कैलकुलेशन बताता हूँ, ये फॉर्म 18 में आता है ऑप्शन, तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। 33,000 इसकी लास्ट पे ड्रॉन थी, उसके बाद इसमें 17% डी ए लगा, तो टोटल हो गया 38,610। तो पहले मैं आपको दिखाऊं, मैंने इसका एक अलग से वीडियो भी बना रखा है कि ग्रेजुटी कैसे कैलकुलेट होती है। आप वो वीडियो आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हो, पूरा मैंने उसमें समझा रखा है। तो लास्ट पे उसकी 33,000 थी, 17% इसमें डी लगा तो हो गया 5610, ये आ गया 38,610। तो पूरी कैलकुलेशन उसकी क्वालिफाइंग सर्विस कितनी हो रही है, यहाँ पे दिखा रहा है 21 साल, तो 21 इंटू 2, तो ये हो गया 42। दुगना कर देते हैं हम, जितनी साल की सर्विस होती है उसको हम दुगना कर देते हैं। यहाँ पे आ गया 42 और से भाग दे देते हैं हम 2 से, तो ये आ गया 810 810। तो उसकी जो रिटायरमेंट ग्रेजुटी होगी जो मिलेगी वो मिलेगी 810 810। अगर किसी व्यक्ति की इन सर्विस डेथ होती है, ग्रेजुटी तब मिलेगी अगर किसी व्यक्ति की इन सर्विस डेथ हो रही है और उसकी वाइफ को पेंशन मिलने वाली है और वो क्लेम कर रही है डेथ ग्रेजुटी, तब मिलेगी। तो उसके अपने पति की पूरी डेथ ग्रेजुटी मिल जाती है अगर उसकी मृत्यु इन सर्विस जॉब करते हुए हुई है। पेंशन तो मिलेगी, साथ में ग्रेजुटी भी मिलती है, तो ऐसे कैलकुलेट होती है। उसके बाद फिर फैमिली पेंशन, उसकी फैमिली पेंशन इससे कैलकुलेट होगी, यानी उसका 50% जो हमारा बेसिक था इसका हम 50% करते हैं 16,500। ये मैं आपको दिखाऊंगा अभी। जो फैमिली पेंशन है ये मिलेगी 10 साल तक। अगर किसी व्यक्ति की इन सर्विस डेथ हो गई है और उसकी वाइफ क्लेम कर रही है तो जो फैमिली पेंशन है वो मिलेगी 10 साल तक मिलती है, 20 से लगा लें आप 2030 तक, 10 साल तक मिलेगी। और फिर उसके बाद नॉर्मल हो जाती है, यानी पेंशन शुरू होने की तिथि 11/12/2020 और फिर मृत्यु की तिथि 10/12/2030।
तो टोटल 10 साल तक मिलेगी बड़ी दर से, और फिर 30% हो जाती है 10 साल बाद, यानी फिर घटी दर से मिलेगी 9,900, और वो भी उससे आगे मिलेगी 10 साल के बाद। तो ऐसे कैलकुलेट होती है। तो डेथ ग्रेजुइटी हुई इतनी मिलेगी, 8,10,8,10 और बड़ी दर से जो फैमिली पेंशन मिलेगी वो मिलेगी 16,500, 50% 10 साल तक, और फिर नॉर्मल हो जाएगी 9,900। और मेडिकल चिकित्सा भत्ता, यानी उसने फैसिलिटी चूज़ करी थी तो उसे क्लेम नहीं मिलेगा, वो चिकित्सा भत्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि वो परिषद की स्वास्थ्य योजना का विकल्प लेना चाहती है। तो जो अमाउंट है वो हम पेंशन में नहीं ऐड करेंगे। ये तो इस तरीके से नोटिंग या फिर कैलकुलेशन हुई। अब कैलकुलेट कैसी होती है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे इसका नाम आ गया, वाइफ का नाम है संजू परमार, पति का नाम है दिनेश परमार, ये है इसका आधार नंबर, पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, ये सब आ जाती हैं। अब जैसा फैमिली पेंशन में टोटल, जैसे मैंने आपको बताया कि जो लास्ट पे ड्रॉन है उसका हम 50% लेते हैं, तो 50% आ गई ये, इस पे डीए लगाएंगे हम, तब पेंशन मिलेगी। ये मिलेगी 10 साल तक, 10 साल तक मिलेगी। तो 16,500 का हम 17% करेंगे। कैलकुलेटर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 16,500 का हम 17% करेंगे तो आ जाएगा 2,805। तो 16,500 प्लस 2,805। अगर वो मेडिकल लेना चाह रही हैं, मतलब वो चिकित्सा सुविधा नहीं लेना चाह रही हैं, वो सिर्फ चिकित्सा भत्ता जा रही हैं, यानी उसकी जगह उन्हें अमाउंट मिल जाए, तो इसमें हम 1,000 रुपये भी ऐड कर देंगे, यानी मेडिकल भी इसमें हम ऐड कर देंगे, तब टोटल पेंशन उसे मिलेंगी। लेकिन ये जो है ये क्लेम नहीं कर रही हैं, इन्हें फैसिलिटीज़ चाहिए, अमाउंट नहीं चाहिए, तो सिर्फ यही हम जोड़ेंगे। तो टोटल आ गया 19,305, यानी जो उसकी पेंशन बनेगी वो बनेगी 19,305, यानी हर एक महीने जो पेंशन दी जाएगी वो मिलेगी 19,305, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। और जब ये पीरियड ओवर हो जाएगा, यानी 10/12/2030 जब ये कंप्लीट हो जाएगा, 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद फिर आ जाएगी 9,900, यानी 11/12/2030 से जो मिलेगी पेंशन वो मिलेगी 9,900। फिर हम इस पर डीए लगाएंगे जो उस टाइम चल रहा होगा, यानी 11/12/2030 को जो डीए चल रहा होगा वो इस अमाउंट को लेके हम करेंगे। यानी कितने बनेगी ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 9,900 का हम मान लीजिए 25% डीए चल रहा है उस टाइम, जैसे अभी 17 चल रहा है, 2030 में यह लगा दीजिए 40% चला, या 35 मान लेते हैं हम, तो इसका डीए 3,465। दोबारा दिखा देता हूँ, 9,900 मान लीजिए उस टाइम चला 35% डीए चल रहा है उस टाइम, 11/12/2030 को, तो उस टाइम कितना कैलकुलेट होगा, 3,465, 9,900 प्लस 3,465, यानी टोटल उसकी पेंशन बैठेगी 13,365, 13,365 पेंशन बैठेगी इसके हिसाब से, 9,900 के हिसाब से। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं पेंशन को, फैमिली पेंशन को। तो ये तो बात हुई इन सर्विस की, इन सर्विस किसी की डेथ हुई है। और दूसरा इससे मैं चीज़ बता दूं आपको, इसमें कम्यूटेशन जो है वो कम्यूटेशन ऐड नहीं होता है, कम्यूटेशन माइनस नहीं होता है। फैमिली पेंशन में कम्यूटेशन ज़ीरो हो जाता है। अगर कोई पेंशनर का कम्यूटेशन कट रहा है और उसकी डेथ हो जाती है, तो जो उसकी पेंशन से जो कम्यूटेशन माइनस हो रहा है पेंशनर की, पेंशनर जो पेंशन ले रहा है, अगर उसमें से कम्यूटेशन माइनस हो रहा है लेकिन डेथ हो गई उसकी, उसके बाद जो फैमिली पेंशन जो बनेगी उसमें कम्यूटेशन माइनस नहीं होगा, उन्हें फुल पेंशन मिलेगी। पेंशनर को जो वाइफ लेगी पेंशन उसे फुल पेंशन मिलेगी, उसमें से कम्यूटेशन माइनस नहीं होगा, और ना होता है। तो एक ये रूल है। सिर्फ पेंशनर जब तक पेंशन ले रहा है, अगर उसने कम्यूटेशन ले रखा है तब तक उसे कम्यूटेशन मिलेगा 15 साल तक, उसके बाद उसे फुल पेंशन मिलती है। लेकिन इस बीच अगर उसकी डेथ हो गई तो फिर फैमिली पेंशनर जो वाइफ क्लेम करेगी पेंशन, उसमें से कम्यूटेशन माइनस नहीं होता उसकी पेंशन में से। ये एक रूल है। तो ये तो मैंने बात बताई इन सर्विस की। अगर किसी की
आफ्टर रिटायरमेंट डेथ हो जाती है पेंशनर की, तब तब फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं होती। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसके लिए ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर किसी पेंशनर की आफ्टर रिटायरमेंट डेथ हो गई, यानी रिटायरमेंट के बाद डेथ हो जाती है, तब एक वाइफ कैसे क्लेम करती है पेंशन, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले वाइफ को, जो वाइफ है या फिर उनके बच्चे जो भी फैमिली पेंशन रिलीज़ करवा रहे हैं, तो उनको जो पेंशन विभाग में जो डॉक्यूमेंट मांगते हैं वो क्या मांगते हैं। एक तो डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होता है, उसमें किसी फॉर्म को भरने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मैंने आपको फॉर्म बताया ये है इन सर्विस के लिए, यानी इन सर्विस में जो पेंशनर, इन सर्विस में तो जो फॉर्म है ये खुद ही पेंशनर डिपार्टमेंट, जो पेंशन अकाउंट ऑफिस है वो खुद ही बना के देता है। ये सारे फॉर्म ये खुद ही भरवाता है वाइफ से, ये खुद ही फॉर्म भरवाते हैं वो। और जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं जैसे आधार कार्ड, पैन नंबर, ये मैंने आपको बताई दिए। तो ये खुद ही वाइफ को बुला के ये साइन वगैरह जहाँ करवाने होते हैं ये फॉर्म खुद ही भरवाता है। तो ये जो फॉर्म है, ये जो इन सर्विस किसी की डेथ हुई है तो ये सारे फॉर्म पेंशनर्स या फिर अकाउंट ऑफिस ही भरवाता है और फिर वो सबमिट करवा देते हैं जहाँ से पेंशन बननी है। तो इस वाले में क्या है, अगर आफ्टर रिटायरमेंट किसी की डेथ हो जाती है तो उसमें जो डॉक्यूमेंट चाहिए जो वाइफ को देने होते हैं वो देने होते हैं। एक तो डेथ सर्टिफिकेट वो देंगे, बैंक पासबुक की कॉपी, आधार कार्ड, पैन कार्ड और पीपीओ बुक, यानी रिटायरमेंट के बाद पति को जो पीपीओ बुक मिली होगी, पीपीओ पट्टा मिला होगा, उसकी एक कॉपी। तो ये देने पड़ते हैं। और हो सके तो फ़ोटोज़ भी है वो दे सकते हैं, लेकिन फ़ोटो का कुछ काम नहीं क्योंकि पेंशन ही देनी है सिर्फ। फ़ोटो का कुछ काम नहीं है इसमें, सिर्फ आपको ये चीज़ देनी होती है, डेथ सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक कॉपी, आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासबुक पीपीओ बुक की कॉपी। तो ये आपको देनी पड़ेगी अगर आफ्टर रिटायरमेंट पेंशनर की डेथ होगी और वाइफ को मिलने के लिए जो पेंशन के जो डॉक्यूमेंट है वो ये हैं। तो वाइफ ये वाले डॉक्यूमेंट देगी तब उसकी पेंशन मिलेगी। तो उसमें भी बिल्कुल ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर उसमें क्या क्या, जब ये पूरे डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं उसके बाद फैमिली पेंशन रिलीज़ करना बहुत आसान हो जाता है। अब मान लीजिए कोई विकास है, ये विकास है, इनकी डेथ हो गई, ये पेंशनर है और इनकी डेथ हो गई, तो उसके बाद मीना जो देवी हैं वो इनके डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगी। उसके बाद जो लास्ट पे सर्टिफिकेट है, यानी जो लास्ट पे मिली होगी उनके हस्बैंड को, मान लीजिए उन्हें मिली 28,450, तो 28, जैसा मैंने आपको बताया कम्यूटेशन कुछ नहीं होगा, कम्यूटेशन कुछ काउंट नहीं होता। उसके बाद उस पर डीए लगता है 4837 और टोटल पेंशन हो गई 33,287। तो इस तरीके से पेंशन बनती है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप मेरे को डायरेक्ट आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कैलकुलेशन से रिलेटेड कोई चीज़ पूछनी हो तो डायरेक्ट आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको पेंशन से रिलेटेड या फिर फैमिली पेंशन से रिलेटेड आपको कोई कैलकुलेशन समझ नहीं आ रही हो या फिर किसी का पेंडिंग पड़ा हो केस, तो उसमें आपकी पूरी हेल्प मैं करूँगा। आप मेरे को कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ नहीं आई है, अगर आपके डिपार्टमेंट ने पेंशन केस नहीं दिया या फिर किसी की फैमिली पेंशन नहीं आ रही है या फिर फैमिली पेंशन कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रही है या कुछ भी कोई दिक्कत हो फैमिली पेंशन से रिलेटेड, तो आप डायरेक्ट मेरे को आप कमेंट करिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा उसमें। आप मेरे को डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इससे रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच।